अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि वफाकी काबीना में इख्तलाफात हैं, अहम रहनुमाओं की आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मुंतखब अफराद की लड़ाई की वजह से ब्यूरोक्रेसी मजबूत हो रही है। गैर मुंतखब अफराद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़्यादा करीब है। स्पेशल एडवाइज़र्स के ज़रिए हुकूमत चल रही है, ना कि मुंतखब वज़रा के ज़रिए, और वो फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इंतखाबात के बाद टीम अच्छी कुछ और थी और अब टीम कुछ और है, ये एतराज़ होता रहा। अहम पोर्टफोलियो गैर मुंतखब अफराद के पास चले गए। ये बातें नई नहीं हैं। वफाकी वज़रा और अहम वफाकी वज़रा ये बातें करते रहे, ऑफ द रिकॉर्ड करते रहे, मगर अब ये बातें खुद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कर दी हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी टीवी वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू दिया और ये सब बातें कहीं। इस इंटरव्यू पर आज काबीना इजलास में भी बात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास के बाद जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उठकर जाने लगे तो वफाकी वज़ीर असद उमर ने हाथ उठाकर बात करने की इजाज़त मांगी और कहा कि मुझे तो आज टीवी देखकर पता चला है जनाब वज़ीर-ए-आज़म कि मेरी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर हुई, ब्यूरोक्रेसी का रोल बढ़ गया और गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आ गए। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ऐसा इंटरव्यू फवाद चौधरी को नहीं देना चाहिए था। असद उमर के बाद वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने भी एतराज़ उठाया, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि ये बातें इतनी बड़ी मीटिंग में ना करें। इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स काबीना इजलास से चले गए तो फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बताया कि मुझसे इस बात पर तज्ज़िया मांगा गया था तो मैंने अपना तज्ज़िया दे दिया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या इन तीनों की आपस में लड़ाई नहीं है? क्या शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर की लड़ाई से पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? क्या इस लड़ाई की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी मुतासिर नहीं हुई? क्या जहांगीर तरीन ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें नहीं की? वज़ीर-ए-आज़म, जनाब वज़ीर-ए-आज़म, क्या मेरा तज्ज़िया गलत है? ये लोग बताएं, उनकी आपस में लड़ाई नहीं है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस तरह की बातें मीडिया पर ना किया करें, इससे नुकसान होता है। इसके बाद वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इस बात में आखिर क्या शक है? इस काबीना में वज़ीर-ए-आज़म बनने के उम्मीदवार बैठे हैं और खुद को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं। फैसल वाउडा ने एतराज़ उठाया कि वज़ीर-ए-आज़म, आपने बहुत मेहनत करके पार्टी बनाई और इस पार्टी की हुकूमत आई तो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार अपनी अपनी ख्वाहिशात के लिए पार्टी की कारकर्दगी को मुतासिर करते रहे। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि आइंदा ऐसी बातें मीडिया पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को 6 महीने में कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को हिदायत की कि वो 6 माह में कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और अपोजिशन हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशीरों और मुआवने खुसूसी से दोहरी शहरियत की तफसीलात मांग ली। अब से कुछ देर पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने काबीना इजलास में होने वाली बातचीत की तरदीद नहीं की और कहा कि फवाद चौधरी ने सियासी तौर पर गलत बात नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिकली बातें करना से मना किया। फैसल वाउडा ने उसकी पासदारी की, मगर इस बात को इंडोर्स किया कि जो बातें फवाद चौधरी ने की वो सियासी तौर पर गलत बातें नहीं हैं। वफाकी काबीना के इजलास में जिस इंटरव्यू का जिक्र हुआ, उस इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा था कि जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास खेल से ही बाहर हो गई। इस गैप को उन अफराद ने फिल किया जो सियासत में थे ही नहीं, इसलिए इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल कर रह गई। इस सब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को इस तमाम बातों से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया और तस्लीम किया कि टीम तो लीडर ही ने बनाना होती है। असद उमर ने तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसी बनाई। इंतखाबात के बाद उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म एक लंबे अरसे तक उन्हें पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल बताते रहे, मगर फिर उन्हें हटाकर गैर मुंतखब डॉक्टर हफीज़ शेख को मुशीर ख़ज़ाना बना दिया गया। पहले इतलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिया गया, जो पूरे के पूरे पनामा केस में तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाते रहे, नून लीग के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर फिर उन्हें भी हटाकर गैर मुंतखब फिरदौस आशिक अवान को दे दिया गया ओहदा। गैर मुंतखब अफराद का किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। इसके अलावा फवाद चौधरी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि असद उमर को वज़ारत ख़ज़ाना से जहांगीर तरीन ने निकलवाया और फिर असद उमर की काबीना में वापसी हुई तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के विजन पर तो अमल ही नहीं हुआ। सवाल उठता है, फवाद चौधरी की इस बात के बाद सवाल उठता है कि असद उमर को निकाला जाना हो या जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, इस सब का ताल्लुक मेरिट और अवाम के फ़ायदे से है या फिर पार्टी की अंदरूनी सियासत से है? जो वज़ीर-ए-आज़म के ज़्यादा करीब हो गया, उसने दूसरे के खिलाफ सियासत कर डाली। साथ ही फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सूरत हाल का एहसास है। उन्होंने आखिरी काबीना मीटिंग में खबरदार किया
कि वज़रा के पास 5.5 महीने हैं, 6 माह बाद वक्त हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। जिन अफराद के नाम फवाद चौधरी ने लिए उनके दरमियान कशीदगी नई नहीं है। इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबात के बाद भी इन अफराद में कलामी होती रही, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही, मीडिया पर उनके बयान सामने आते रहे। माजी में जब जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी में कशीदगी हुई थी, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं बने थे इमरान खान, इलेक्शन नहीं हुए थे, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं, मगर जब वो पार्टी हुकूमत में आती है तो उस तरह के इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं अगर वज़ीर आज़म तगड़ा हो, रेगुलर काबीना की मीटिंग्स बुलाता हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं रहती। पार्टीज़ के अंदर होते हैं ग्रुप्स, पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात होते हैं, और ये आप बड़ी भी कोशिश करें, और मैंने काफ़ी कोशिश की है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको रोकना। और 2016 में हमने कोशिश की इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की, वो बदकिस्मती ये हुई, उसमें हमें मसले पड़ गए, उसमें 2 ग्रुप्स बन गए, एक जहांगीर तरीन का, एक शाह महमूद का। बदकिस्मती से वो हालांकि काफ़ी तौर कम हो गया, यानी अब वो पैनमा की वजह से हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, तो हमारा ये उसका फॉल आउट है ये। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है अब तो खैर। और गवर्नमेंट में जब आते हैं ये इशू ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, मिनिस्ट्रीज़ अपने काम कर रही होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर तकड़ा हो और वो यानी कि रेगुलर कैबिनेट मीटिंग्स बुलाए, ऐसी चीज़ें नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर तगड़ा हो तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। फवाद चौधरी बता रहे हैं कि पूरी हुकूमत की कारकर्दगी इन्हीं बातों की वजह से मुतासिर हो गई। हुकूमत में आने के बाद आपस की लड़ाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। गुज़िश्ता साल अप्रैल में जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बने हुए 8 महीने हो चुके थे, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने अहम सरकारी इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है, और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं हैं, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा, और आप तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रहे हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं, और बात छुपती नहीं है। भाई खिदमत ज़रूर करें खिदमत, अल्लाह करे खिदमत करनी जारी रखें, लेकिन खिदमत ज़रूरी मीटिंग की सदारत से करनी है आपने, रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी से करनी है आपने। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है? तरीक़ाकार तब्दील करें। उस वक्त भी सवाल उठा कि शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन को सुना रहे हैं या वज़ीर आज़म को सुना रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन किसी इजलास में जाएँ या किसी इजलास की सदारत करें, ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर कैसे हो सकता है। फिर बाद में जहांगीर तरीन ने अपनी काबीना इजलास में शिरकत की वजह बताई। उन्होंने बताया कि काबीना इजलास में जब वज़ीर ख़जाना से एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया, यानी ज़राअत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस हवाले से नहीं पता कि ज़राअत में क्या हो रहा है। यानी असद उमर को बतौर वज़ीर ख़जाना होते हुए और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री से माजी में वाबस्ता होने के बावजूद ज़राअत के शोबे में क्या हो रहा है नहीं पता था। बकौल जहांगीर तरीन ये बात उन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना को बताई, तो फिर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को बुलाया। फिर उसी इंटरव्यू में जहांगीर तरीन ने नाम लिए बगैर असद उमर पर तनकीद की। IMF प्रोग्राम में जाने में देर करने, गैर यकीनी की सूरत हाल फैलने और बर वक्त मुआशी फैसले ना करके मईशत को नुकसान पहुँचाने पर असद उमर पर बतौर वज़ीर ख़जाना तनकीद तो हो ही रही थी, और जहांगीर तरीन ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और कहा कि फैसले करने में देर नहीं करनी चाहिए, वक्त पर फैसला ना हो तो नुकसान होता है। इस इंटरव्यू के कुछ ही दिनों के बाद असद उमर से ख़जाना की वजारत ले ली गई। फिर जब चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दिया। कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि उनके वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ़ात के पीछे आज़म खान है, यानी गैर मुंतखब, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी। और अब फवाद चौधरी बता रहे हैं कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से पार्टी की कारकर्दगी मुतासिर हुई, पार्टी में गैर मुंतखब अराकीन ऊपर आए, वज़ीर आज़म के दाएँ बाएँ आ गए, तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ और इख्तिलाफ़ात और कशीदगी अब भी बरकरार है। खुद वफाकी वज़ीर कह रहे हैं कि तब्दीली का वादा पूरा नहीं हुआ, ये एक मामूल की हुकूमत है,
सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, जब मैंगल साहब अलग हुए उस दिन आपने हमारे इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इत्तेहादियों के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अपने रुकन हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़े हुए हैं। आपने तादाद भी बताई थी। वो MNS के साथ साथ ये तो काबीना के अंदर मामला इस वक्त अजीब हो गया कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी फवाद चौधरी के हवाले से बोल रहे थे कि आपने ये बात क्यों कर दी। फैसल वाउडा उन पर भड़क उठे कि इसमें तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में? मैंने आपको कहा था कि असल जो तहरीक इंसाफ को असल जो थ्रेट है वो इत्तेहादी जमातियों से ज़्यादा अपने अंदर जो उसके मामलात हैं, उनके अपने अंदर जो उनके इख्तलाफात हैं वो उनके लिए ज़्यादा मसला है। तो आज भी जो वफाकी काबीना के अंदर जो वज़रा ने जो गुफ्तगू की है, अभी भी मैं उस अपनी पुरानी बात पे कायम हूँ। वो कोई चीज़ ही नहीं है। वो वज़रा ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि इमरान खान साहब को के लिए अलार्मिंग बेल हो। असल गुफ्तगू वो है जो कि कौमी असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, वो प्राइवेटली बात कर रहे हैं। और उनमें से एक जो रियाज मज़ारी साहब हैं, राजनपुर से MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कर दिया है। तो और भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो बहुत खुल के आ रहे हैं। अब ये काबीना के इजलास में तो वज़रा ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात की है ना, लेकिन इन वज़रा को ये नहीं पता कि आप काबीना के इजलास में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन आप कौमी असम्बली में आए जहाँ पे आप कम आते हैं, वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो आपके ख़िलाफ़ क्या बातें करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, उनको अगर असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना है तो उनको चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बुलाएं। तो उनको पता चलेगा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जो उनके MNAs हैं, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के MNAs हैं, वो सिर्फ वज़ीरों के ख़िलाफ़ नहीं भरे पड़े, वो मशीरों के ख़िलाफ़ भरे पड़े हैं जो कि नॉन इलेक्टेड मशीर हैं। और आजकल तो शिकायत यह है, क्योंकि इजलास चल रहा है कौमी असम्बली का, तो जो अक्सर PTI के MNAs हैं उनको शिकायत यह है कि चलें वज़ीर जो है, पहले हमें उनसे शिकवा था तो वज़ीर जो है वो चलें ठीक है वो इलेक्टेड तो थे ना, लेकिन अब तो कौमी असम्बली भी जो है वो गैर मुंतखब मशीरों के ज़रिए चल रही है। तो ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। और आज जो फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू के मसले पे जो काबीना में बातचीत हुई है वो हल्की फुल्की मौसीकी थी, ठीक है। फैसल वाडा साहब के बारे में सुना है कि कुछ ज़रा उनका रिएक्शन ज़्यादा था, लेकिन ये जो वज़रा आपस में लड़ रहे हैं इनको ये नहीं पता कि भाई आप जब अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे और अपने PTI के अरकान कौमी असम्बली के सामने आएंगे तो आपके साथ वहाँ पर क्या होगा। मगर हामिद मीर साहब, ये जो तासुर है कि कारकर्दगी इस इंटरनल फाइट की वजह से बड़ी मुतासिर हुई। आपका इंटरव्यू का हमने क्लिप दिखाया, 2018 में वज़ीर आज़म ने कहा था हुकूमत में आएंगे, वज़ीर आज़म तगड़ा होगा फिर ये झगड़े नहीं होंगे। मगर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से पब्लिकली मामलात हुए, वो हमने अवाम के सामने रखे। फिर फवाद चौधरी साहब ने तो सब बयान कर दिया। मगर कुछ कारकर्दगी का तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती थी कि अगर असद उमर साहब को निकाला तो कारकर्दगी की वजह से निकाला, इमरान खान किसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जहांगीर तरीन साहब साइडलाइन हुए हैं, तो शुगर माफिया, ये सब क्या लॉबिंग की वजह से हो रहा है? कुछ कारकर्दगी, कुछ मेरिट, कुछ अवाम के लिए नहीं हो रहा। एक लॉबी करता है, मजबूत हो जाता है, वज़ीर आज़म के करीब हो जाता है, तो वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करा देता। देखिए, मैं कुछ अहम मामलात का ऐनी शाहिद हूँ। तो जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो असद उमर साहब को फ़ारग करवाने में जहांगीर तरीन साहब का बज़ाहिर कोई किरदार मेरे सामने नहीं है। असद उमर साहब को निकाल कर तो हफीज़ शेख साहब को लाया गया था और सब जानते हैं कि हफीज़ शेख साहब को कौन लेके आया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि जी असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकाला है, तो जहांगीर तरीन से आप बहुत से मामलात पे बहुत से इख्तलाफात कर सकते हैं, लेकिन असद उमर को जहांगीर तरीन ने नहीं निकाला। ये मेरी राय है और मेरी इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैं एक वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। और उस एक मीटिंग थी और वहाँ पर असद उमर साहब जो हैं उनके अभी वो वज़ीर ख़ज़ाना थे, वो IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे और पीछे से फ़ैसला हो गया कि इनको फ़ारग करना है। और फिर वो फ़ारग हो गए थे। ना सिर्फ वो फ़ारग हुए थे बल्कि FBR और फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत से लोग फ़ारग हुए थे। तो जहांगीर तरीन साहब को किसने फ़ारग करवाया है? कह रहे हैं जी असद उमर ने फ़ारग करवाया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की अगर मर्ज़ी नहीं होगी तो असद उमर साहब जहांगीर तरीन को फ़ारग नहीं करवा सकते थे। तो असल बात यह है कि कुछ लोग जो है ना वो बराह रास्त बात कहने की जुर्रत नहीं रखते, या उनके ख्याल में वक्त मुनासिब नहीं है,
तो वो डायरेक्ट बात नहीं करे। भाई देखें, अगर असद उमर वज़ीर ख़जाना थे और उनको निकाल दिया गया एन IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान एक बहुत नाजुक सूरत हाल में, किसने निकाला? इमरान खान ने निकाला। इमरान खान वज़ीर आज़म थे। और फिर जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुई, किसने की? असद उमर ने नहीं की, सारी दुनिया को पता है, इमरान खान ने किया है। तो अब इमरान खान का नाम जो नहीं लेना चाहता वो कह देता है ये जहांगीर तरीन ने किया, वो असद उमर ने किया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये ना असद उमर करवा रहा है ना जहांगीर तरीन करवा रहा है। अल्टीमेटली जब इलेक्शन आएगा तो इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर आयद होगी। अगर उनकी कैबिनेट अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर रही, अगर उनकी पार्टी के अंदर इन फाइटिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो पार्टी के भी वो हेड हैं और गवर्नमेंट के भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो अगर पार्टी नहीं चल रही सही तरीके से, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, जिम्मेदार इमरान खान है। अगर कैबिनेट सही तरीके से नहीं चल रही, गवर्नमेंट सही तरीके से नहीं चल रही, जिम्मेदार जहांगीर तरीन भी नहीं है, जिम्मेदार असद उमर भी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, जिम्मेदार इमरान खान है। जवाब दे इमरान खान है। लोगों ने वोट दिए थे इमरान खान के नाम पे, जहांगीर तरीन या असद उमर के नाम पे वोट नहीं दिए थे। ये दुरुस्त है, और ज़ाहिर फैसला तो वज़ीर आज़म ने किया है, मगर वज़ीर आज़म फैसले मेरिट पर करें, पार्टी वो जैसे भी चला रहे थे। अब ये मुल्क का मामला है, अगर मुल्क के मामले में वज़ीर आज़म के जो ज़्यादा करीब हो जाए, अगर कोई कह दे उन्हें असद उमर को निकालना है, वो किसी के कहने पर असद उमर को निकाल दें, या फिर लॉबी की वजह से जहांगीर तरीन साइड लाइन हो जाए, फिर अपोजिशन कहे कि उन्हें मुल्क से भी वो बाहर चले गए, चीनी वही 80 रुपये से ऊपर है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये सारे काम परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रहे हैं, आवाम के लिए नहीं हो रहे हैं, इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स और वज़ीर आज़म के जो करीब आ जाए उनसे वो काम करा लेता है, तो सवाल उठता है कि ये हुकूमत इस तरह चल रही है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन में थे, और उस वक्त भी जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और ये सारे इनकी आपस में लड़ाई थी। तो मैंने एक दफ़ा इमरान खान साहब से ये सवाल किया था, मैंने उनसे कहा था कि अगर आपकी पार्टी जो है वो हुकूमत में आ गई और पार्टी के अंदर ग्रुपिंग कायम रही और आप ग्रुपिंग ख़त्म ना करवा सके, तो आपकी तो जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पे असर पड़ेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर वज़ीर आज़म मजबूत हो तो फिर ये इस तरह के इख्तलाफात जो हैं ये बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो इमरान खान साहब मजबूत तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो माजी की जो तारीख़ है उसको अगर आप उठा के देखें तो जितनी ताकत इमरान खान साहब को मिली, पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो उनके साथ एक पेज पे थे, और अपोजिशन बहुत कमज़ोर थी, टूटी फूटी अपोजिशन थी। इमरान खान साहब जो हैं वो जो चाहते हैं वो कर सकते थे, लेकिन अब अगर वो उनसे नहीं हो पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि उनकी कैबिनेट भी अंदर से तकसीम है, उनकी पार्टी भी अंदर से तकसीम है। और ये जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, ये इजलास क्योंकि तवील है, इसमें ये बजट इजलास है, तो आप देखते जाइए, अगर इमरान खान साहब ने अपने मामलात को दुरुस्त ना किया, पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना बुलाया, तो ये जो वज़ीर हजरात हैं ये पीछे रह जाएंगे। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पीछे रह जाएंगे, MNAs इनसे आगे निकल जाएंगे, ये सारे के सारे जो है आवाज़ें देंगे और वो इनकी बात नहीं सुनेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, हमने इस प्रोग्राम के लिए असद उमर साहब, जहांगीर तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब और फवाद चौधरी सबको दावत दी, मगर कोई प्रोग्राम में नहीं आया। मगर ये एतराज़ वाहिद एतराज़ नहीं है, और मुंतखब वज़रा की तरफ से एक और एतराज़ गैर मुंतखब काबीना के अफराद पर उठाया जा रहा है, और ये उस वादे के मुताबिक है जो वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन से पहले करते थे। वो क्या है, वापस हम रखेंगे इस के बाद। गैर मुंतखब अफराद के हवाले से जो शिकायतें फवाद चौधरी ने की, इसके अलावा भी मुंतखब वफाकी वज़रा को हुकूमत से शिकायतें हैं, गैर मुंतखब अफराद के रोल बढ़ने से शिकायतें हैं। फवाद चौधरी से पहले वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर भी गैर मुंतखब अफराद पर एतराज़ उठा चुके हैं। हम न्यूज़ के प्रोग्राम बड़ी बात के मेज़बान आदिल शादिर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामले ख़ुसूसी के असासे ज़ाहिर किए जाएँ। काबीना में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं जानता तक नहीं हूँ, हुकूमत पर उंगलियाँ उठ रही हैं कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। सिटिंग वफाकी वज़ीर अपनी ही काबीना के गैर मुंतखब अराकीन के बारे में कह रहे हैं। तो वफाकी काबीना 51 अराकीन पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म कहते थे कि 20 अराकीन की काबीना होगी, 51 अराकीन है। 27 वफाकी वज़रा जो तमाम मुंतखब अराकीन हैं, 4 वज़राए मुमलिकत ये भी मुंतखब अराकीन हैं, जबकि 5 मुशीर हैं, ये तमाम गैर मुंतखब अफराद हैं। इसी तरह 15 मामले खुसूसी हैं, उनमें से एक रुकन कौमी असम्बली है, बाकी तमाम गैर मुंतखब हैं। और अहम पोर्टफोलियोज़ भी इन अफराद के पास हैं। 31 अफराद मुंतखब हैं, जबकि 19 गैर मुंतखब अराकीन हैं। अहम से मुराद कि इनकी चलती ज़्यादा है, और ये मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट कहते हैं, मुंतखब इस वक्त काबीना के मेंबर्स कहते हैं। जब एतराज़ बढ़ा, खुद काबीना के अंदर से आवाज़ें उठी, तो आखिरकार 22 महीने का हुकूमत गुजारने के बाद
22 मई को वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल मुशीरों और मुआविन खुसूसी को फौरी तौर पर अपने असासे ज़ाहिर करने का हुक्म दिया और 15 जून तक की डेडलाइन दी गई। अब तक कितने मुशीरों और मुआविन खुसूसी ने असासों की तफसीलात जमा कराई हैं, इस हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान माजी में असासों के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते थे। इमरान खान कहते थे कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसकी तमाम मरकज़ी क़यादत ने हुकूमत में आने से पहले अपने असासे ज़ाहिर किए, टैक्स दिया, वेबसाइट पर डाल दिया और तमाम तफसीलात डाल दी, और जब हुकूमत में आएंगे तो काबीना में आकर भी यही करेंगे, और उस वक्त की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो भी काबीना के अरकान के लिए यही करें। पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप ने अपने असासे, अपने टैक्स डिक्लेयर किए और वो फिर अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि कोई भी एक्सेस करके देख सकता है और कोई बता सकता है कि जनाब इनके असासे असल है या नहीं है, छुपाए हुए हैं या नहीं। यानी कि ना वो अपने टैक्स बचा सकते हैं ना करप्शन बचा सकते हैं। ये एक इनकलाब था पहले। द लीडरशिप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द लीडरशिप मस्ट डिक्लेयर द एसेट्स and it should be put on the website. Tehreek Insaf is the only party, all the central leadership have declared their assets, their taxes, and they put it on the website. So, जब हमारी हुकूमत आएगी तो मैं आपसे जो वादे करता हूँ, एक एक चीज पे, एक वादे पे मैं ना खड़ा हुआ, मैं तहरीक इंसाफ को कहूँगा कि आपको इजाजत है मुझे बाहर निकालने की। किरदार में आने के बाद काबीना में शामिल गैर मुंतखब अरकान के असासे ज़ाहिर नहीं किए गए। पहले मीडिया आवाज़ उठाता रहा तो मीडिया पर को माफिया कह दिया गया। अब खुद इलेक्टेड वफाकी वज़रा ये सवाल उठा रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं कौन हैं, इनके भी असासे हमारी तरह डिक्लेयर किए जाएँ। और फिर तनकीद के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में शामिल गैर मुंतखब अफराद के असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की, मगर अब तक कितने अफराद ने असासे ज़ाहिर किए हैं, जाहिद गिशकोरी से पूछते हैं। जाहिद, बहुत शुक्रिया। आवाम के सामने कब रखे जाएंगे और कितनों ने अभी तक वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक जो 15 जून की डेडलाइन थी असासे जमा कराए? शाहज़ेब, डेडलाइन गुजरने के बावजूद भी 3 अरकान ऐसे हैं काबीना के जिन्होंने अपने अभी तक गोशवारे जमा नहीं करवाए। उनसे असासाजात की तफसीलात पूछी गई थी और कुल मिला के 19 लोगों से पूछा गया था, और ये 19 लोग ऐसे हैं जो कि नॉन इलेक्टेड थे। और उस वक्त डेडलाइन जो दी गई थी वो 15 जून की थी और उनको कहा गया था कि अपने तमाम असासाजात की तफसीलात आप पेश कर दें काबीना डिवीज़न को, और उनको 3 पेजेस का एक फॉर्म भेजा गया था। ये बिल्कुल वही फॉर्म है जो मेंबर पार्लियामेंट को भेजा जाता है, वो हर साल गोशवारे अपने जमा करवाते हैं। उनमें हमारी मालूमात में जो अब तक 15 लोगों ने जमा करवाए हैं, 6 ऐसे लोग हैं काबीना के स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइज़र जो दरकार मालूमात थी वो काबीना डिवीज़न को उन्होंने नहीं दी हैं। दोबारा काबीना डिवीज़न ने उनको लिखा है कि वो सारी अपनी लायबिलिटीज़ की और उनके जो बाहर असासाजात हैं या पाकिस्तान में हैं जो मालूमात मांगी गई थी वो मुहैया करें। उनमें से हमारी मालूमात में 4 ऐसे कैबिनेट के मेंबर हैं जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं या एडवाइज़र हैं जिनके पास दोहरी शहरियत रही है, उनसे ये नहीं पूछा गया था। तो ये पूछा गया है, और सबसे अहम बात यह है कि डेडलाइन 15 जून की थी और ये पब्लिक करने थे 19 लोगों के जो कि नॉन इलेक्टेड थे। अभी तक ये फ़ैसला, आज जो मेरी इंफॉर्मेशन है, फ़ैसला नहीं हुआ है यकीनी तौर पर कि इनको पब्लिक करना है नहीं करना है और कब तक ये मालूमात देनी है, क्योंकि 3 डेडलाइन पास हो चुकी हैं और 3 लोगों ने अभी तक नहीं इंफॉर्मेशन जमा करवाई हैं। बहुत शुक्रिया गिशकोरी, इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अब देखते हैं अवाम के सामने कब आती हैं। वफाकी वज़रा सवाल उठा रहे हैं गैर मुंतखब अरकान के हवाले से, काबीना में होने वाले झगड़ों के हवाले से। फवाद चौधरी ने बात की, उसे फैसल वाउडा ने इंडोर्स किया कि सियासी तौर पर कोई गलत बात नहीं की। असद उमर ने एतराज़ उठाया कि ये बातें किस तरह कर दी गई। हालांकि जो फवाद चौधरी की सियासी समझबूझ है उसकी काफ़ी कदर करते हैं असद उमर साहब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए उन्होंने बात कही। फवाद चौधरी की सियासी, मेरी जहाँ सियासी सोच खत्म होती है ना वहाँ फवाद चौधरी की शुरू होती है। वो पाकिस्तान के, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर और खासतौर पे हमारी पार्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा सियासत को समझने वाले लोग हैं उनमें से एक फवाद चौधरी हैं। फवाद चौधरी ने अपनी सियासी समझबूझ के हिसाब से बात कर दी है। असद उमर खुश नहीं है, शाह महमूद कुरैशी खुश नहीं है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात।
पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में तो शामिल हो गया जहां कोरोना के केसेस और अमवात में तेज़ी आई और कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। साथ ही पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान वो तीसरा बड़ा मुल्क था जहां कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर थी, 24% तक रही। 11 जून के डेटा के मुताबिक मैक्सिको और चिली के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पाबंदियां हटाने के लिए दी गई WHO की 5% के पॉजिटिव रेट की मस्बत शरह की हद से बहुत ज़्यादा है। आज भी पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 16.5% रही। 11 जून तक का डेटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि भारत के मस्बत आने की शरह 10% से कम थी। साथ ही एक और अहम बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और स्पेन और इटली सबके टेस्ट मस्बत आने की शरह 20% से ऊपर थी। आप अपनी स्क्रीन पर जो येलो नुक्ता देख रहे हैं, पीला नुक्ता, वो पहले की शरह है और जो आप नीला नुक्ता देख रहे हैं वो अब की शरह है कि अब टेस्ट की मस्बत आने की शरह क्या है। यानी जब 20% से ऊपर थी उन सब ममालिक ने सख्त लॉकडाउन किया, मस्बत केसेस की शरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मयार पर लाए, फिर मुल्क खोला। अब अमेरिका की मस्बत केसेस की शरह 23% से कम होकर 5% है, जबकि स्पेन, इटली और फ्रांस की मस्बत केसेस की शरह 28% से कम होकर महज 2 से 3% हो गई है। पाकिस्तान में अब भी 16.5% मस्बत केसेस की शरह है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से पाबंदियां उठा ली गई, बैरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिए गए। मगर पाबंदियां उठाने की वजह से कोरोना के केसेस में जो तेज़ी आ रही है, आलमी सतह पर उसके असरात सामने आ रहे हैं। जनूबी कोरिया ने कोरोना के फैलाव में तेज़ी की वजह से हिफाजती इकदाम के तहत आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं और दोनों ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जबकि आज हज की अदायगी के हवाले से भी सऊदी अरब की हुकूमत ने अहम फैसला किया है। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अहम फैसला है। कोरोना के फैलाव के खतरे के पेश नज़र हज की अदायगी को महदूद करते हुए सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को ही हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज के लिए कोई सऊदी अरब नहीं जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना का फैलाव कम होने के बावजूद खतरा मौजूद है, इसलिए सख्त एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव ने खिलाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 28 जून को रवाना होना है। जिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, रिजवान अहमद, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इमरान खान, काशिफ भट्टी, हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। अहम बात यह है कि अक्सर खिलाड़ियों में अलामात ही नहीं थी, मगर जब बरतानिया के दौरे की वजह से टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनमें कोरोना वायरस है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वायरस पाकिस्तान में कितना फैल चुका है। और इन खिलाड़ियों का टेस्ट ना होता तो फिर बगैर अलामात के ये खुद भी वायरस फैलाने का बाइस बनते रहते, जिस तरीके से इनको वायरस लग गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 105 अमवात के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद पाकिस्तान में 3695 है। 24 घंटों में किए गए 24,599 टेस्ट में से 3,946 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,85,000 से जायद हो गई है। मगर अहम बात यह है कि टेस्ट की तादाद में कमी आई है, हालांकि इसे बढ़ना चाहिए। 30,000 से ऊपर गए, 24,000 तक आ गए हैं। पंजाब में 10,000 से कम है, सिंध में भी 10,000 से कम हुए, मगर पंजाब से फिर भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से शरह अमवात 1.98% है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ये शरह 5% से ज़ायद है। मगर पाकिस्तान में ऐसे मरीजों की अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है जो घर में आइसोलेशन में ही मगर तबीयत ख़राब होने पर बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी अमवात हो रही है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि बग़ैर तशख़ीस के घर में कितनी अमवात हो रही हैं। क्योंकि जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया उन्हें घरों में आइसोलेशन में रहने को कहा गया, तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उनकी अचानक अमवात हो गई। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनकी कितनी अमवात हो सकती हैं। वकार भट्टी की आज द न्यूज़ में रिपोर्ट शाया हुई। कल सिंध का डेटा आया था, आज पूरे मुल्क का डेटा आया है। सिंध के डेटा में 182 अफराद की घरों में अमवात हुई थी, 170 का ताल्लुक कराची से था। इसकी तस्दीक वज़ीर सेहत सिंध ने की थी। और आज मुल्क भर में होने वाली ऐसी अमवात से मुताल्लिक द न्यूज़ में वकार भट्टी की एक और खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से गुज़िश्ता रोज़ तक 3,590 अमवात हुई। उनमें से 3,267 अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतकाल हुआ, जबकि 323 अफराद की घरों में अमवात हुई। घरों में जिन मरीजों की अमवात हुई ये वो लोग थे जो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से अपने घरों में आइसोलेशन में थे। उनमें से ज़्यादातर में या तो कोरोना की अलामात नहीं थी या फिर बहुत मामूली अलामात थी। खबर के मुताबिक उनमें से 6 मरीजों का इंतकाल 21 जून से 22 जून के दरमियान हुआ। 4 का ताल्लुक सिंध से, दीगर 2 का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के तजवीज़ करदा 20 शहरों में मौजूद हॉटस्पॉट की निशानदेही के बाद मुतासर इलाकों को बंद करने का सिलसिला जारी है। और अब लाहौर समेत पंजाब के मज़ीद 33 मकामात को सील करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी इलाकों की तादाद बढ़ती जा रही है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन और अंदरूनी शहर के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, जबकि गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद के मुतासरा इलाके भी सील किए जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में भी इंतजामिया ने कई इलाकों में लॉकडाउन कर रखा है और दावा किया जा रहा है कि उसके हौसला अफजा नताइज निकल रहे हैं, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा इस्लामाबाद के मजीद इलाकों को सील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पंजाब में कोरोना से मुतासरा इलाकों को 13 जून से सील करने का सिलसिला शुरू किया गया। दावा किया जा रहा है कि इसके मस्बत नतीजे निकल रहे हैं, मगर कराची में जहां सूबे के 85% कोरोना के केसेस हैं, वहां स्मार्ट लॉकडाउन मौसर साबित नहीं हो रहा है और सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निपटने के मामले पर टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छाया हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली का जायजा लिया गया है। आर्टिकल के मुताबिक शुरू में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा ने कोरोना वायरस को संजीदा ही नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इसे एक आम फ्लू करार देते रहे। वफाकी हुकूमत ये कहती रही कि पाकिस्तान में कोरोना का पीक मई के आखिर में या फिर जून के आगाज़ में आ सकता है। अब कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना का पीक आएगा। 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो जाएंगे, यानी आज के मुकाबले में कोरोना मरीजों की तादाद में 600% इजाफा हो सकता है। और ये बात मद्देनजर रखकर इस नंबर को सोचिए कि कराची जैसा शहर जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ महज 600 ICU के बेड्स हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर मुल्क में लॉकडाउन लगाने के मामले पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान हिचकिचाते नजर आए। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात देखते हुए लॉकडाउन की सलाहियत पहले ही महदूद थी, मगर इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल और बढ़ा दिए। कभी कहा कोरोना संजीदा खतरा नहीं है, कभी कहा यह एक फ्लू है जिससे खुद पाकिस्तानियों के लिए उसे एक संजीदा खतरा समझना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाफिज कर दी गई, मगर उस पर अमल दरामद सिर्फ हुकूमती बयानात पर ही नजर आता है। इसमें काफ़ी क्रिटिकली हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखा गया है। काम के आखिर में जिक्र हो जाए, शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आए 33 दिन हो गए, चीनी की कीमतों में अब तक कमी नहीं आई। आम सारिफीन के साथ साथ खुद हुकूमत भी महंगे दामों चीनी खरीदती रही और अब पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया, फिर स्टे ऑर्डर 70 रुपये चीनी की कीमत करने के हवाले से दिया गया था, मगर नहीं हुई, तो स्टे ऑर्डर को ख़त्म करके हुकूमत को कार्रवाई का कह दिया गया। अब सिंध की हाई कोर्ट में जाकर भी शुगर मिल मालिकान ने स्टे ऑर्डर लिया है, उन्हें मिल गया है और अब अदालती हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त गुजार शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ आइंदा समात तक कार्रवाई ना करें। इस हवाले से अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और फरीकैन से 30 जून को जवाब तलब किया है। इससे पहले शुगर मिल मालिकान वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दाम और शुगर कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। 10 जून को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। 11 जून को दरख्वास्त पर समात हुई, इससे ऑर्डर मिला, 70 रुपये कीमत नहीं हुई, इससे ऑर्डर ख़त्म कर दिया गया। अब भी चीनी 80 रुपये से 85 रुपये है। खुद शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 5.5 अरब रुपये 1 किलो 1 रुपये इजाफे से कमाते हैं, यानी एक महीने में 10 अरब रुपये और शुगर मिल मालिकान आवाम की जेब से निकाल गए। अल्लाह।